Hello friends, I Sushant welcome you all to class 9 history chapter number 2. The second chapter it is socialism and the Russian revolution. इसका मतलब है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति. So we'll start from the first point, the age of social change. इसका मतलब है सामाजिक परिवर्तन का युग. पिछले अध्याय में अपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा. नहीं, फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में जो आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था. जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बांटा हुआ था. समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीनबर्ग और चर्च का नियंत्रण था. सही है. लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा. यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई. भारत में भी राजा राममोहन रॉय इसे भी फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया. और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े. आगे चलकर उपनिवेशों में जो घटी घटनाओं उन्होंने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया. मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे. इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी. बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि वह बदलाव धीरे धीरे हो. एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है. रूढ़िवादी जो हम कहते हैं कंजर्वेटिव्स, वो भी थे. वो तो कुछ लिबरल भी थे, उदारवादी जिसको हम कहते हैं, या आमूल परिवर्तनवादी जिसको हम रेडिकल कहते हैं. कंजर्वेटिव्स इसका मतलब रूढ़िवादी, those who don't want any change. Then it is liberals, उदारवादी, धीरे धीरे चेंज करना चाहते थे. और जो अमूलवादी रेडिकल चेंज, वो इमीडिएट चेंज चाहते थे. उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था? राजनीति की इन तीन धाराओं, इसमें क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी? यहाँ हमें ध्यान से रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और हर परिवेश में एक ही नहीं होता. इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला. इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया. रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की इस श्रृंखला का हिस्सा बन गया. नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, जो तीन शब्द हम पढ़ रहे थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. उदारवादी, रेडिकल्स और रूढ़िवादी. समाज परिवर्तन के जो समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था. उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर का सम्मान और जगह मिले. शायद आप जानते होंगे कि उस समय पूरे जो यूरोप के देशों में
पर किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे कि ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की जो अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के जो अधिकारों को ये भी रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह जो कि लोकतंत्रवादी हम कहते हैं डेमोक्रेट, यह नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। क्या वो सही था? नहीं। इसके विपरीत जो रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जिम्मेदारी और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण इसका विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं सदी जो था, उस समय में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, स्लो प्रोसेस हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक जो अथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन जो विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय जो कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की जो सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। इसमें ये जो राजनीतिक जो सिचुएशन था, जो पॉलिटिकल सिचुएशन, एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समय थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में जो गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे।
लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व जो है ये इसमें थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों उनके पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवस्थाओं जो व्यवसाय थे इसके जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले जो विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता जो है, ये जो उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता ये थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर दिया सकती है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के जो इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटाली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के जो तखलात पलट इसका जो प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी जो गिउसेप्पे माज़िनी इन्हें यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ ये मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। Dear friends, this much is all about the day. Once again, we'll meet in the next video. Till that, take care of your studies. Thank you.